देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, तो ये मैं आंसर नंबर 2 है, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये आंसर नंबर 2 है। यस सर। राइट, हाँ। अब यहाँ देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, ए एन अनमैरिड वुमन adopts a daughter D. This following statement made it clear that it is connected to the provision section 14 of Hindu Adoption and Maintenance Act. अब दैट इज, अब यहाँ पर देखिए यही जो होता है ना, यहीं पर नंबर होता है, यहीं पर नंबर छिपा हुआ होता है। अब ये यहाँ पर इन्होंने ऐसे लिख दिया है तो कनेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ HAMA। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विच स्टेट्स एज फॉलो, विच रन्स एज फॉलो। तो आप ऐसा अगर लिख सकते हैं विच रन्स एज फॉलोज, मतलब अगर आपके लिए पॉसिबल है, तब मैं कह रहा हूँ इफ पॉसिबल, तो सेक्शन 14 का क्लॉज नंबर 4 आप एज इट इज लिख सकते हैं डैश दे करके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो ये जो है ना यहाँ पर स्कोर करा देता है सीधे तौर पर। अभी जैसे इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर जो इंप्रेशन, आप खुद सोचिए, आप खुद एनालाइज करें। तो अगर आप इसको खुद एनालाइज करेंगे तो ये आपने सिंपल जनरल इंग्लिश में लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत आंसर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यस सर, सर सिंपल लिखा है सर। हाँ सिंपल लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट जो पैटर्न है ना, लीगल अगर पैटर्न रखेंगे तो ज्यादा स्कोर होगा। इसमें भी नंबर मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन जिन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट 14-4 लिख दिया होगा, उनको चांसेस हैं कि ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसको आप भी नंबर देंगे, अगर आप एग्जामिनर होंगे तो आप भी देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और जो नेक्स्ट आया है, एंड आफ्टर एडॉप्शन टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू थ्रू सेक्शन 12 दैट इज अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी। तो यहाँ पर भी वही चीज अगर हम कर सकते हैं तो करें। आप अक्सर देखते होंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह देखते होंगे, तो वहां पर आप देखते होंगे पहले इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहेगा, और सेक्शन 12 अगर मान लीजिए है सेक्शन 12 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, अगर शॉर्ट में देखिए, ये शॉर्ट बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग टॉप करते हैं या 1 to 10 के रैंकिंग में रहते हैं, वो आपको ये बताने नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने क्या हार्ड वर्क किया है, किस तरीके से मेहनत किया है। ये आप लिख रहे हैं, हो सकता है कि इसके बड़े सारे मायने हो। सर जरूरी नहीं है कि अगर हम SC लिखते हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ही होता है। लॉ में अगर हम SC लिखते हैं तो इसका मतलब ये 101% नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, और भी कुछ बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। तो आप बेशक इसका कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल, लेकिन फर्स्ट टाइम जब कभी भी इस्तेमाल कीजिए तो इसको पूरा लिखिए। जैसे सेक्शन 12 आपने लिखना है, तो सेक्शन 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड, ये छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स दिलाएंगे सर। मेहनत दिखता है, कोई भी देखेगा तो मेहनत बोलेगा कि लड़के ने मेहनत किया है, कोई भी कैंडिडेट है मेहनत किया। मेंटेनेंस एक्ट, अब यहाँ पर ब्रैक, अगर आपको ये बार बार आने वाला है, सपोज कीजिए हिंदू मेंटेनेंस एक्ट ये पूरा बार बार रिपीट होने वाला है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज। अब इसी को आप कर देंगे रेफर्ड एज HAMA, तो ये पूरा टेक्निकल पूरा लीगल लगेगा। आप खुद देखिए, इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ आपने खुद लिखा है तो HAMA। अब यहाँ आप इसके बाद HAMA जितनी बार भी इस्तेमाल करेंगे बिंदास मजे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब आगे एग्जामिनर भी समझ रहा है कि हाँ ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का इसने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, मान लीजिए सेक्शन 2 बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, तो आप यहाँ पर बार बार रिपीट करने की जगह पर लिख सकते हैं रेफर्ड सेक्शन, रेफर्ड सेक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं। आप देखते होंगे कि बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना होता है, तो एक फॉर्म आता है IBID। तो ये जो है ना क्यों लिखा जाता है, किसी चीज के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी बार बार रिपीटेशन करना सही नहीं होता है। वो पूरा पैराग्राफ तो आप लिख नहीं सकते हर बार, इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लोग टॉप करते हैं ना सर 1 to 1, ये नहीं कर रहा हूँ कि आप टॉप करिए, लेकिन बट हाँ टारगेट में रखिए कि हाँ मैं कम से कम 1 to 10 में रहूंगा तो सेफ रहूंगा। हर कोई क्वेश्चन 5 से 6 अटेम्प्ट करके आता है एग्जाम में, लेकिन आपके 5 से 6 में कितने नंबर आते हैं, जो 1 to 10 में रहते हैं उनके कितने नंबर आते हैं, यही डिसाइड करता है कि आपका मेंस कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है। इस चीज पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर ठीक है, आंसर किसी में गलत नहीं है, अपने तरीके से आपने लिखा है, सही है। ओके, उसी तरीके से subsequently she marries H and has a son by him. This statement clearly shows that after marrying to H, she became her wife, and
gave birth to son, her son, okay. She became legally married wife and has a, I think, what is that? सर And लेजिटिमेट सन। legitimate son, okay. ये आपने वहां पर स्पेस ऐसे मत मारिए, मतलब क्लियर लिख दीजिए सर थोड़ा वो सा। मैंने सर इसमें ऐसे ही लिख दिया वो हाँ कोई कॉपी में। दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें आपकी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मली जो चलता है ना, हम लोग करते हैं, तो ये घर वाली जो शहादत होती है नहीं हमारी, क्या होता है ना, हैंड राइटिंग में प्रैक्टिस हो जाता है, वो यस प्रैक्टिस सर चला समझ जाएगा, गया। एग्जाम तक चला जाएगा प्रैक्टिस। फिर कहेंगे चलो छोड़ो, इससे क्या होता है, इतनी छोटी चीज से क्या होता है। यही छोटी 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 चीजें, एक एक नंबर अगर 5 क्वेश्चन में कट गए तो 5 नंबर कट जाएंगे, और 1 नंबर से तो यहाँ आपको पता है सिलेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये सब आप लोगों को बताने की थोड़ी चीजें हैं। सो ऑन द डेथ ऑफ सो एंड सो हिज प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व अपॉन ए एंड एस टू द, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक रैंडम लिया था, रैंडम में आप ही आ गया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। टू क्वेश्चन अराइजेस आफ्टर एनालाइजिंग द अबव स्टेटमेंट आंसर, ठीक है ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मेल so and according to question they shall not take property। सर एक चीज यहाँ पर पूछनी जैसे सर। डैड डैड लिखे हैं, तो डैड ये सब जो प्रैक्टिकली है ना, ये टर्म मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ जी सर। यहाँ स्टेप सर फादर एक जो चीज लीगल पूछनी थी टर्म है सर। वो इस्तेमाल कीजिए। सर जैसे ऊपर जो स्टेटमेंट में से मैंने क्वेश्चन मेड करे हैं, क्या ये करना ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपका क्वेश्चन अगर ऐसे, यही क्वेश्चन तो है अपना, अगर जैसे आपने ये, जस्ट थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आप इसको एज इट इज कॉपी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पूरे स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया तो भी। यहाँ सी ए विडोअर अडॉप्ट्स, तो आपने ये वाला लिख लिया तो भी, या आप सीधे तौर पे ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1, अब बहुत सारे देखिए अभी ऐसा पैटर्न मेरे को नहीं दिखने को मिला है, लेकिन अब जैसे ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन 1 इज रिलेटेड विथ सेक्शन और एक्ट, जो भी आपका एक्ट और जिस सेक्शन से आपको लगता है, आप कंफर्म है यही वो एक्ट है, यही वो सेक्शन इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो आप वहां पर डायरेक्टली पहले भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, ये मैं ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन समझिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और आपके पास समय टाइम नहीं है, बिल्कुल समय कम है, ना के बराबर है, और आपको ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ रहा है और आप इसका आंसर भी जान रहे हैं, बट यू डोंट हैव द टाइम। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है ऐसे कंडीशन पे, जब अभी ऐसे सिनारियो बने, तो कम से कम सबसे पहले आप ये जरूर एक लाइन मेंशन करें कि दिस क्वेश्चन रिलेट्स विथ सो एंड सो प्रोविजन, सो एंड सो सेक्शन, जो भी सेक्शन आप लिखना चाह रहे हैं, सेक्शन एंड सो एक्ट, सेक्शन सो एंड सेक्शन, सॉरी एक्ट नंबर सो एंड सो, आप यहाँ पर ये पूरा मेंशन कर दीजिए। सपोज कीजिए कि आप इस लाइन के आगे कुछ लिख भी नहीं पाए और यहीं पर आपकी कॉपी जमा हो गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर जब भी ये जो आपने लिखा है कि हाँ सेक्शन 12 से रिलेटेड है, सेक्शन 14(4) से रिलेटेड है, ये हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड है, हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड है, वॉट एवर इट में भी, जिससे भी रिलेटेड है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर देख के तुरंत आइडिया लगा लेगा कि अच्छा इस बंदे के पास टाइम की कमी थी, बट ही हैज ए साउंड नॉलेज, उसके पास साउंड नॉलेज है इस बात की कि हाँ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किस एक्ट या किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो ये जरूरी होता है। तो ये आप ट्रिक उस समय करिए जब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आपको लिखने का है। अदरवाइज बहुत से लोग इसको हर एक जगह जनरल प्रैक्टिस भी करते हैं, तो जनरल प्रैक्टिस में भी कोई गलती नहीं है। उससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर पहले ही समझ जाता है कि यहाँ पर क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये हर एग्जाम में जरूरी नहीं है, ठीक है, हर एक एग्जाम में जरूरी नहीं है। ये एडीजे में ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है, आपको सीजे में लिख सकते हैं, एडीजे में मत लिखिए। एडीजे में सीधा प्रॉपर जो प्रॉब्लम होता है उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलिए, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेट्स सी एक आध और मैं देख लेता हूँ रैंडम निकाल करके, अगर कोई और आ जाता है तो मैं जस्ट अ सेकेंड, किसी का भी रैंडम आ जाए। ये अच्छा, इनमें से नाम लिखा है, चलिए गजेंद्र जी का नाम लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं दूसरा I ले। was expecting for my answer, sir. सर मेरा देख लीजिए सर, विश्व पे ही है हाँ मेरा ठीक है, आंसर। नहीं कोई नहीं सर, इनका मेरा देख नाम लीजिए लिखा सर। हुआ है, मैंने अभी जस्ट देख लीजिए सर, मेरा देख हाँ लीजिए। ठीक है, मैं मैं अभी जस्ट जिन पे नाम नहीं लिखा है ना, मैं उनको ज्यादा पहले देख रहा था।
जस्ट इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। मेरी राइटिंग आप जैसी है सर। ठीक है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। देखिए अब इन्होंने ठीक है प्रॉपर मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइमा फेसा ही है कि मेहनत किया है। इन्होंने पूरा क्वेश्चन मेंशन किया है, विडोज एडॉप्ट चलिए तो क्वेश्चन है, नाउ डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, here the problem given in hand a one was the married adopted son, so according to the rule of general succession it should be devolved to his husband लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है सर? ये यहाँ पर क्या है, ये हस्बैंड नीचे भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है सर? हस्बैंड ही है ना? हस्बैंड है सर, हस्बैंड है। हस्बैंड है ना, ओके। हाँ, मैंने साइड में भी लिखा है सर फिर। हाँ यहाँ पर लिखा, अच्छा मैं इसको देख ली। ठीक है ठीक है। अब जैसे ये रहा हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो ठीक है इन्होंने प्रोविजन लिया है, उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्टली अपॉन द, आपने जब, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। देखिए 15(1)(a), अभी मैं रुकिए, मैं आप लोगों के लिए फाइल भी ओपन कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैंने सर फिर सेक्शन के बारे में भी लिखा है जो सेक्शन में सब क्लॉज में दिया हुआ है। हाँ जस्ट अ सेकंड, ये कुछ आए हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोगों के लिए ना ओपन करता हूँ एक फाइल, हिंदू लॉ की, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये रहा हिंदू सक्सेशन एक्ट 15। ओके, ये इधर से जस्ट सेकंड, ये आ गया। देखिए अभी जैसे उन्होंने लिखा है सेक्शन 15(1)(a) which says that dash section 15(1)(a) firstly upon, तो ठीक है इन्होंने लिखा है फर्स्टली अपॉन, तो चलिए जहां से काम की बात है वो इन्होंने मेंशन करी है। देखिए डायरेक्ट ये रहा फर्स्टली, यहाँ से इन्होंने कॉपी करा एक तरीके से, या ये इस्तेमाल इसका किया है। फर्स्टली अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग, ये यही लाइन है ना सर, अपॉन द सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग, यही लिखा है सर मैंने, एज इट इज लिखा है सर। हाँ एज इट इज, तो ठीक है बिल्कुल है। थोड़ा सा गैपिंग दीजिएगा, थोड़ा मतलब क्लीन दिखे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा नहीं सर, इसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा सर, आगे से थोड़ा ध्यान रखना पॉलिश पड़ेगा ये कीजिए। चीजें। हाँ ये हाँ, छोटे थोड़ा छोटे, सा हाँ ये थोड़ा कंजेस्टेड सा आप है। खुद अभी अब दोबारा से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर तो और ज्यादा जूम दिख रहा होगा आपको, आपकी डायरी में तो थोड़ा शॉर्ट दिख रहा होगा, लेकिन जी यहाँ पर सर। तो जो आप जूम करके जैसे अगर और जूम करेंगे तो यहाँ पर और क्लीन आपको दिखेगा, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मतलब कहाँ पर है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का चांस। आंसर तो जी सर। सबने उस दिन दे दिया था, बस देखिए जो पैटर्न है अभी, शायद क्या नाम है, आकाश, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉपी किया है, तो मतलब कुछ हद तक इन्होंने थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ गए। ठीक है, तो एक जनरल था तो इन्होंने थोड़ा सा कॉपी करके उसको एडवांस किया है, एडवांस लेवल पे। बाकी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर जैसे मैं एक चीज पूछ रहा था, क्वेश्चन में था कि जो स्टेटमेंट के हिसाब से आप आंसर कीजिए प्रोविजन का, तो सर अगर हम ऐसे पैराग्राफ में लिखते हैं तो सर इससे फर्क पड़ता है? पैरा में ही लिखा जाता है सर, जजमेंट तो पैरा में ही होता है सर, जजमेंट तो हमेशा पैरा में ही होता है। ये आप ये समझिए सर, ये आंसर आप नहीं लिख रहे हैं, आप इसको आंसर मत समझिए, एक तरीके का आप फैसला सुना रहे हैं सर। आप जज हैं तो जज का काम क्या, फैसला सुनना है, तो आप एक तरीके का आप ऑर्डर लिख रहे हैं, सिंपल समझिए एक ऑर्डर लिख रहे हैं।
और आप जो ऑर्डर लिख रहे हैं उसको आप किसी सेक्शन के साथ, किसी प्रोविजन के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, केस लॉ के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि जो मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये केस है या ये प्रोविजन है जिसके बेस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। मान लीजिए कोई सेक्शन आपने जिक्र करा तो उसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो कि हाँ उसका इंटरप्रिटेशन करके यही मतलब निकलने वाला है। सर एक वो बार चीज सेकंड आप में कर भी रहे और हैं। देख लें सर। हाँ सर मैं आ रहा हूँ। इन दिस गिवन प्रॉब्लम थोड़ा गैप देंगे सर तो बहुत अच्छा लगेगा आंसर आपका, ठीक है। ठीक है सर, मैं थोड़ा हाँ साफ ये जो करूंगा। है ना ये सब थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा गैप देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इन्होंने वही चीज करी जो अभी मैं बोल रहा था। इन दिस गिवन प्रॉब्लम देखिए, द डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू मेल डाइंग इन टेस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 8A ऑफ HSA 1956 एंड विल बी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सर। डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, distributed under section 10 1 and 2 according to section 8 1A, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1)A हिंदू सक्सेशन एक्ट। वही चीज जो मैंने अभी बोलता ही ना सर, वो आप करिए। आप लोग एक बार जरूर फुल नेम लिखिए, उसमें कोई इशू नहीं है, एक बार आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने बताया सर, ये क्या कहती है, एट हाँ वही आपने एट वही किया, बोलती कॉपी किया है, मतलब पूरा प्रोविजन एज इट इज रखा होगा। Simultaneously they will not inherit the property. She can inherit the property from her mother only. Shall take the equal share of the property of her mother under section so and so, under aiming the rule of specified in है। ये subsection। रूल लिखा है मैंने सर। ठीक है सर मैंने देख लिया। हालांकि रूल का कोई ऐसा एप्लीकेशन है, चलिए मैं आपको शो करता हूँ जो आप लोगों ने रूल लिखा है। रूल को रखने का क्या पर्पस होगा सर, ये नहीं आइडिया, आपने रूल को क्यों यहाँ पर मेंशन किया? सर है स्पष्ट सर, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो जो उसका बताइए। स्टेप सन है वो एज अ वो ले रहा है हायर ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी, और एक हस्बैंड ले रहा है, इस वजह से सर। वो साइमल्टेनियसली दोनों वो कर रहे हैं ना सर। हाँ साइमल्टेनियसली कह रहे हैं इसलिए आप लोगों ने इसको रूल दे दिया है, जी सर। ठीक है। नहीं तो नहीं सर, सर साइमल्टेनियसली नहीं ले रहे, उसमें पहले आपका हस्बैंड को मिलेगा, सेकंड में मिलेगा एज अ हायर ऑफ हस्बैंड। तो मैं प्रेफरेंस वही वाइज जो मिल रहा मैं है ना सर। वही तो कह रहा हूँ सर कि साइमल्ट यहाँ पर इस चीज को मेंशन करने के पीछे लॉजिक लगा के रखना पड़ेगा। आप ही लोगों यस की सर। बात कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि हट के कह रहा हूँ। among the years specified in वैसे ये subsection इतना इट वाज नॉट shall सो एसेंशियल सर, जरूरी नहीं था, prefer लेकिन to लिख take दिया the मैंने फिर property भी। simultaneously। हाँ टाइम है तो आप लिख दीजिए simultaneously and son and daughter including the children of predecessor son or daughter and husband, okay finish। हाँ चलिए इसका वही मैं नहीं लेकिन भी लिखेंगे। एडिशनल हम लिखते हैं हाँ सर, और कोई दिक्कत गलत नहीं, अगर नहीं आपने है तो इतना उसका कोई लिखा है, नंबर थोड़ी कटेगा सर। नहीं नंबर नहीं कटेगा, अगर जरूरत नहीं है तो मत लिखिए, अगर है तो लिख दीजिए। हाँ हाँ मतलब अगर आप कोई चीज कह रहे हैं, मतलब ये बात को समझिए, आप जज हैं, आपसे जो प्रेयर करेगा पार्टी आप उतना ही ऑर्डर पास हाँ, करेंगे उसी ना उस सर, उसी वी रेंज मस्ट में करेंगे, स्टिक उसी टू एक्सटेंट दैट। तक करेंगे। हाँ जो जो वो मांग नहीं रहा है तब वो तो बात ही अलग है। अब कहीं लिखा रहता है प्रेयर पोर्शन में कि जैसा कोर्ट को उचित लगे वैसा ऑर्डर पास करें, तो जब आपको उचित लगेगा तो आप अपनी तरफ से लिखिए, मेंशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का नेचर, जैसे अभी यहाँ पर ये इसमें आपने लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने इसमें कहा है कि डिस्कस फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिलेवेंट प्रोविजन, तो आपको जो रिलेवेंट लग रहा है आपके हिसाब से आपने उसको मेंशन कर दिया, आपके हिसाब से जो सही लग रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी कुछ होगा, चलिए बाकी लोग का भी क्या देखना बाकी। सर मेरा आज थोड़ा देखिए। एक सेकंड। यही है ना आपका विश्व जी? हाँ जी सर। हाँ ओके। तो इन्होंने देखिए इनका आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे।
सेक्शन 3 ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर? सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 3 सेक्शन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 सब सेक्शन 3 से शॉर्टकट का शॉर्टकट कर दिया बताइए, मैं मेरे को नहीं पता चला तो बाकी का नहीं। ये देखिए, ये जरूर लिखिए, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट पर ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग लिखते हैं, सबके लिए कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कभी कभी जैसे सोचिए हम लोग कंटिन्यूटी में हैं तो भी हम लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हर जगह के लोग हर तरीके का शॉर्टकट लगा देते हैं, तो उनको पता चलना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता कि ऐसा भी शॉर्टकट बनता है सब सेक्शन। तो हम लोग तो कम से कम इतना लिखेंगे, सब सेक्शन इतना लिखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन क्या है 14 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके आगे क्या है? ए इज द स्टेप मदर ऑफ बी। सर एलियास है शायद, एलियास। एलियास नहीं, ये कटा हुआ है आई थिंक। सर A1 is the step mother। सर A1 क्या सर? सर A1 A1 लिखा A1 is तो यहाँ गोल, यहाँ पर ये क्या कर दिया इन्होंने, इसीलिए A1 is the अच्छा नहीं तो यहाँ पर ये A1 is the step mother ना, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है, थोड़ा क्लीन करिए आप लोग, है ना? बस ये सेकंड छोटी क्वेश्चन को सर मैं ठीक से लिखा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कोई में दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। सोचिए घर में हम लोग लिख रहे हैं तो ये सब इश्यू हो रहा है, बाहर में तो और ज्यादा होगा ना। हाँ जी सर। She lives property acquired by herself according to section 14 of Hindu Succession Act. Property acquired by the female। अच्छा 14 को भी आपने डाला है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए 3 आंसर हम लोगों ने देखे, तीनों के 3 डिफरेंट आंसर हैं। देखिए तीनों का पैटर्न अलग है, यहीं से आइडिया लगा सकते हैं आप लोग खुद देखिए कि आप आजकल तो क्वेश्चन पेपर में सीधा लिखता है, फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है, हाँ स्टिक टू योर आंसर, रेलेवेंट प्रोविजन ओनली। नहीं, जो प्रोविजन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपने लिए भारी पड़ जाएगा। फर्स्टली अपॉन द सन इंक्लूडिंग, ठीक है, इसमें तो कोई कॉपी पेस्ट चाहिए है। सेकंड अनमैरिड वुमन, ये अडॉप्टेड डॉटर डिलीवर। हाँ नहीं, कोशिश करिए कि जो सेक्शन को इन्होंने लिखा है ना उसको ये कनेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। सेक्शन 10 speaks about widow and surviving daughter but does not include a step daughter but the property है। 10 से क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप सर? सर हाँ सर, 10 से क्या कनेक्ट कर रहे हैं सर? 10 हिंदू सक्सेशन एक्ट था ना? हाँ जी सर। हाँ, इससे क्या कनेक्ट कर रहे हैं आप? 10 rule 1 and rule 2 speaks about widow and surviving sons and daughter but does not include, ठीक है, 1 and 2। okay, the intest widow or if the one more widow allow one share, surviving son and daughter mother or such is take one share। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। now but the property that A might have on her death thereafter will develop on D। मुझे नहीं लगता कि 10 की जरूरत पड़ती। 10 की नीड नहीं थी इसमें। हाँ 10 की जरूरत नहीं लगती है इसमें, बाकी ठीक है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद आगे है सर, इसके भी आगे है सर। मेरे पास 2 ही पेज आ रहा है, आई थिंक कि ओनली 2 पेज है अभी, हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइडिया तो लग जाता है ना सर, पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ठीक है, मतलब मैं समझ गया, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि
जब भी पहली बात तो ठीक है, जो प्रोविजन है उसे लिखेंगे, और अगर लिखते हैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो उसके प्रोविजन को आप कनेक्ट करिए प्रॉपरली, और विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज या प्रोविजन के साथ उसको अगर कनेक्ट कर रहे हैं तभी ठीक है। और तो किसी का नहीं, आई डोंट थिंक सो की है। ये भी अच्छा मेहनत किया हुआ है। स्टार्टिंग उनकी राइटिंग अच्छी है, मुझे राइटिंग मतलब प्राइमा फेस राइटिंग देखी ही मुझे ठीक लगा। जिनका भी है इन्होंने शायद नाम नहीं लिखा है, बट राइटिंग अच्छी है, मतलब ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छी है, एक जज के हिसाब से ठीक है। इन्होंने देखिए गैप दे करके भी लिखा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। My herbal by the inheritor. A. And section 15 according to section 14 and section 15 wherein obtained that acquired by the Hindu female will be absolute property, and section 7 so states Section 12 of Hindu Adoption and Maintenance has stated that legally adopted child is deemed to be a child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of the adoption. ठीक है, the property that a female death thereafter ठीक है, कंसाइज वे में ठीक है। बायोलॉजिकल सन इक्वल टू द, ठीक है, ये भी कंसाइज वे में ठीक है, राइटिंग भी ठीक है, अच्छी बात है, मतलब क्लीन थोड़ा है। आप जिनका भी है आई डोंट नो, बट आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे, आई होप सो। ओके, आपका है, ठीक है, ठीक है मैडम, ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैडम। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये मैंने लिखा था, थोड़ा लेट से भेजा था। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अटेम्प्ट है, शॉर्ट एंड कंसाइज वे में है। वही जो मैंने भी, आप अगर अभी देख सुन पा रहे होंगे तो जो प्रॉपर जो सेक्शन का प्रोविजन है, अगर उसको आप मेंशन कर सकते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट जाएगा। आपको खुद ही, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हम दूसरे का देखते हैं आंसर राइटिंग तो थोड़ा सा लगता है कि मैं एज ए टीचर हूँ या आप एज एग्जामिनर चेक कर रहे हो, तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि आप 4-5 कैंडिडेट हैं तो किसका ज्यादा अच्छा है, किसको ज्यादा मार्क्स देंगे, आप लोग खुद अपने से एनालाइज कर सकते हैं। तो नहीं, नाइस ट्राई, बहुत अच्छा ट्राई है। थोड़ा सा उसका इलेबोरेट कर देंगे। 7 मार्क्स के लिए था तो इतना में 7 मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, 7 मार्क्स इतने में नहीं देंगे वो, थोड़ा इलेबोरेशन की जरूरत है। और इलेबोरेशन कहाँ पर, सेक्शन के प्रोविजंस को लेकर के होगा। और उसके बाद देखिए, आंसर में तो कुछ है नहीं, आंसर तो 1 पैराग्राफ, बिल्कुल सही आंसर, आंसर में कोई डाउट नहीं है, आंसर 1 पैराग्राफ, लेकिन प्रोविजन क्या कह रहा है और प्रोविजन का कौन सा पोर्शन काम कर रहा है। अभी जैसे आकाश का आया था तो उन्होंने क्या किया था, मार्क किया था, तो मार्क नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जैसे उनका कॉपी में है, इन्होंने प्रोविजन को मार्क किया, जैसे यहाँ पर इन्होंने मार्क किया हुआ है सेक्शन 12, तो ये अच्छी चीज है, सेक्शन 12 HA में, तो ये पता चल रहा है कि हाँ कौन सा प्रोविजन है। एग्जाम में नहीं भी मार्क करें तो चलेगा, अगर कर भी दिया तो भी नंबर कटने वाला नहीं है। बस कोशिश ये करनी है आप लोगों को कि प्रोविजन लिख के उसका इंटरप्रिटेशन जरूर करिए। बट बहुत अच्छा ट्राई है, मैं ये नहीं कहूँ खराब ट्राई है, नाइस ट्राई, और राइटिंग अच्छी है वाकई, ठीक है ना। और आई डोंट थिंक सो और किसी का है, लेट मी चेक, एक और फाइल है, ये शायद किनका है, लेट मी सी, ये देखिए शायद किनका है, लेट मी चेक, नाम अगर होगा तो ठीक है। ये रहा, द प्रॉब्लम इन हैंडल्स विद द प्रोविजन एज पर सेक्शन सो एंड सो रिक्वायर्ड एज प्रॉपर्टी डैड लिविंग देयर। इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, बहुत शॉर्ट कर दिया है जिनका भी आंसर है। कोशिश अच्छी है, ये नहीं कह रहा हूँ कोशिश खराब है, कोशिश अच्छी है, बट मार्क्स के साथ देखिए, आप लोगों को सबके आंसर ऑलमोस्ट सही हैं, बट मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को उसका इंटरप्रिटेशन डालना होगा, थोड़ा इंटरप्रिटेशन जरूर रखिए ताकि मार्क्स के साथ थोड़ा जस्टिफिकेशन हो सके, उसके साथ जस्टिस कीजिए। सर जैसे हिंदू लॉ में तो सर सेक्शन छोटे हैं तो याद हो सकते हैं, अब सर जैसे CPC CRPC में हो सकते हैं सर, वो एग्जैक्ट तो नहीं लिखे जा सकते नहीं, सर। बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते, और मैं कह भी नहीं रहा हूँ लिखने के लिए,
अब ऐसा नहीं है कि देखिए ये दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सर कोई याद नहीं कर सकता, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एकदम रट के बैठे हुए तोते की तरह। यस तो सर, उनको तो मैं सर छोड़ रहा हूँ, उनको तो साइड कर रहा हूँ। बट एक नॉर्मल एवरेज जो पर्सन है, अगर वो नहीं भी लिख रहा है तो कम से कम जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो उसका थीम है, जो उसकी बातें हैं, उसको एज फार एज पॉसिबल उसको आप अपने लीगल टर्मिनोलॉजी में रखें। जैसे कुछ कुछ वर्ड मुझे लगे, जैसे अब किसी किसी में था तो एक जनरल वर्ड इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, तो जनरल वर्ड से ज्यादा जहां तक हो सके एज फार एज पॉसिबल जनरल वर्ड से अपने को बचना है, लीगल वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब ये जिनका भी कॉपी है ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कर रहा हूँ खराब है। अब ये भी मत बोलना कि सबका खराब है, क्योंकि सबने अच्छा अटेम्प्ट लिया है, सबने अच्छा अटेम्प्ट लिया है 2-3। अब जैसे गजेंद्र जी ने कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब प्रोविजन रखा है, वो ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा हटके था सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी अटेम्प्ट लिया गया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया है। तो 7 मार्क्स के लिए 7 मार्क्स इसमें इतना मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप अगर एग्जामिनर, कहते आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं या कोई दूसरा एग्जामिनर भी होगा तो 7 में से बहुत कम नंबर देगा, 2 से 3 नंबर भी दिया तो बहुत है। 3 नंबर भी थोड़ा मुश्किल होता है, 2 नंबर दे सकता है ऐसे पे, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि लॉ लिख रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं बना रहे। फुल मार्क्स तो सर रेयरली देते होंगे सर। हाँ बहुत रेयरली देते हैं, ये मैंने देखा है। कुछ हमारे लोगों के जो दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड वगैरह, वो लोग अभी प्रोफेसर हो गए हैं, पीएचडी करके सब लग गए हैं, तो वो लोग जब उनके पास कॉपी जाती है चेक होने के लिए तो बहुत कंजूसी करते हैं। हम लोग तो अक्सर बोलते हैं भाई कि थोड़ा दिल खोल के दे दिया करो। बोले दिल खोल के दे कैसे सकते हैं, जब प्रोविजन जब लिखेंगे नहीं तो उनको भले आता, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने पेपर पर नहीं लिखा है तो उनके लिए तो आप जीरो है ना सर। एक ऑथर के पास सब कुछ नॉलेज है, लेकिन अगर उसने बुक लिखने में कंजूसी कर दी तो आप ही उस राइटर को, उस ऑथर को गालियां देते फिरेंगे, अरे इसने तो अच्छा बुक लिखा ही नहीं। तो सेम सिनारियो है कि वहां पर जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो भी ऐसे ही कर देते हैं। और नॉर्मली होता क्या है कि जो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भी होता है ना आप लोगों के स्टेट में एग्जाम, उसकी कॉपीज मोस्टली बाहर जाती है, बाहर मोस्टली कोशिश ये होती है लोग बाहर भेज देते हैं, अपने स्टेट से बाहर। अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना है तो अपने ही स्टेट में भेजेंगे, अदरवाइज मोस्टली बाहर जाती है, जनरल टेंडेंसी है। जैसे बिहार का हो गया तो दिल्ली जाएगा, एमपी का हो गया तो आपका मोस्टली आपका ये दिल्ली जाएगा, या बीएचयू का है तो बीएचयू बहुत ज्यादा कॉपी जाती है, इन सभी जगहों पर जाती है। हिंदी मीडियम की जो नोट्स होती है एग्जाम्स, वो मोस्टली बीएचयू जाएंगे, मोस्टली जाती है, मोस्टली। ये सब आप लोगों के हिंट के लिए, तो आप सोच लीजिए कि आप अगर हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो आपको बीएचयू वाले को खुश करके रखना है, इंग्लिश मीडियम में है तो अपना ये मान के चलिए अपना सीएलसी हो गया, डीयू हो गया, वहाँ के प्रोफेसर से आपकी कॉपी को चेक करने वाले हैं, एकदम जान के लीजिए, ठीक है। तो सबका बहुत अच्छा ट्राई है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज चली गई सर। हेलो सर, अब आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। सर जो मैम एचजेएस बनी थी सर, आपके पास उनके आंसर्स हैं सर? अगर एक दो लिखे हो तो सर एक दो प्रेजेंट कर। आंसर्स मेरे पास फ्रैंकली अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है आंसर फ्रैंकली। और उनका जो देखिए, उनका जो राइटिंग प्रैक्टिस था वो अलग टाइप का था, और अभी मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो कभी भी होता ना कि एक आंसर वो टिकते नहीं थे, मतलब हमेशा एक होता है ना इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब एक नोट्स बनाया तो लगता है ना किसी किसी वगैरह, यार मैंने ये नोट्स बना लिए फुल एंड फाइनल है, नहीं उनको लगता है कि नहीं ये नोट्स अच्छा नहीं है, इससे और अच्छा किया जा सकता है। फिर जब तीसरी बार पढ़ने बैठे तो तीसरी बार फिर से नया नोट्स बनाने लगे। मतलब नोट्स बनाने के इन द सेंस, जब भी वो कोई चीज पढ़ती थी, या हम लोग भी इस चीज को बताते हैं, जब भी आप कोई चीज पढ़िए तो पहले तो बुक को पढ़िए मत, लॉ में लिखने की कोशिश कीजिए, लिख के उसका इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप लिखेंगे ना सर, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर नया मिलेगा, 200% गारंटी ले रहा हूं मैं आपसे इस बात की, आप खुद ही इसको महसूस करेंगे। ये बिल्कुल महसूस करने की चीज है, रियलाइज करने की चीज है। आप जब भी हर बार कुछ ना कुछ लिखेंगे, इसीलिए देखिए कि हम लोग जो भी, आप लोग भी देखिए पुराने वीडियोस देखेंगे तो पहले कुछ और मैटर था, अब कुछ और है, फिर अब आगे अगले साल आप देखेंगे तो कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ और ऐड हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐड करते जाए, ऐड करते जाए, ऐड करते जाए। तो इसीलिए आपको भी उसी तरीके से आंसर राइटिंग के मामले में भूखा रहना है जहां तक हो सके। ये मत सोचिए कि आज मैंने ये आंसर लिखा, दिस इज द परफेक्ट वन।
कल को कोई जजमेंट मान लीजिए यहाँ पर आ गया कोई बढ़िया सा, और वो जजमेंट इस सेक्शन से कनेक्टेड है, तो उस जजमेंट के अंदर उस आंसर के अंदर उस जजमेंट को जरूर मेंशन कीजिए। उसका कुछ फैक्ट अगर मेंशन कर सकते हैं तो वो मेंशन कीजिए। उसके फैक्ट को इस क्वेश्चन के साथ अगर कोरिलेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, फुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, प्लीज कम से कम 1 साल 1.5 साल दीजिए डेडिकेशन के साथ। मैं बार बार कहता हूँ सर कि ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे, 22 साल, तो आज तक टिका हुआ है। और हम लोग एक घर नहीं बनाते हैं, एक बोलते हैं ना कि छोटा किचन बना लिया, एक रूम बना लिया, उसकी लाइफ और उसको कोई देखने नहीं आता सर, ताजमहल को देखने आते हैं। तो बड़ी चीजों में सर टाइम लगता ही है सर, वैसे बात नहीं है। तो ये आपको समझना है कि थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा, बिल्कुल दीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो ये 24 घंटे में से ज्यादा समय दीजिए, यही मैं कह सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बाउंड्री लाइन पर हूँ तो भी आपको 24 आवर्स में, और हाँ वहां पर तो मैं खुल के कहता हूँ कि ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, और इंटरव्यू के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। और एक चीज और कहता हूँ जैसे खास कर एडीजे वालों के लिए, एडीजे में क्या होता है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, कुछ भी पूछ देंगे आपको आपके सिलेबस को। उनको सिलेबस भी पता नहीं होता, फ्रैंकली बताऊं, उनको सिलेबस भी नहीं पता होता कि किसमें क्या है किसमें क्या है। ये आप मत सोच के चलिए कि वो हाई कोर्ट के जजेज इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका सिलेबस उनको जुबान नहीं याद है। नो, नॉट एट ऑल। जितना आपको पता है हो सकता है उनसे कम पता है, लेकिन वो बाई पोजीशन कुर्सी से ऊपर है, इसलिए आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते, वो आपका ले सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ये हम लोग खुद प्रैक्टिकल में देखते हैं। मतलब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो पूछते हैं कि सर 379 आईपीसी क्या है। उन्होंने एक बार डिसाइड किया, मैं नाम तो बताऊंगा, साउथ के थे, नाम मैं भूल गया उनका। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बेल के बेंच में बैठूंगा, बेल का बेंच में वो खुद बैठे, मुझे बेल देना है। तो बेल के बेंच पे बैठे थे, वहां पर केसेस आने लगे, क्रिमिनल केसेस, तो 379 उनको नहीं पता। नहीं पता हो सकता क्योंकि वो रिट के मैटर ज्यादा देखते थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा देखते थे। तो जरूरी नहीं है सर कि कोई हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसको हर चीज का नॉलेज होता है, नहीं होता है। बट वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग को ये ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि जब कभी भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाइए ना, तो अपने आंसर को कन्फाइन करिए और कोशिश कीजिए कि वो ज्यादा पूछे ही ना। अभी आपसे पूछते हैं कि आप किस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं तो जो केस मिलता है सर मैं उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। सर जो केस मिलेगा उसमें प्रैक्टिस करेंगे तब तो गड़बड़ हो गई, तब तो आपने खुद ही उनको मैदान दे दिया, पूरा ओपन मैदान दे दिया, आओ भैया जिधर से पूछना है पूछ लो। आपने ओपन फील्ड दे दिया उनको, ये नहीं करना है। लिमिटेड रखिए, बोलिए कि सर मैं सिविल के, आपका जिस सब्जेक्ट पर कमांड है ना, कोई एक सब्जेक्ट को जरूर कमांड में रखिए, चाहे छोटा एक्ट हो या बड़ा एक्ट हो, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट को जरूर कमांड में रखिए, और खास करके प्रोसीजरल लॉ को जरूर पकड़िए। सीपीसी और सीआरपीसी 2 सब्जेक्ट पर, एडीजे वालों के लिए कह रहा हूँ, आप उस पर जरूर कमांड रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन खूब जम के पूछे जाते हैं। आईपीसी से मतलब नहीं है उनको, क्योंकि वहां प्रोसीजर चलेगा, आईपीसी तो बाद की चीज है, पहले प्रोसीजर चलता है, आपको प्रोसीजर ही नहीं पता है तब। तो उससे रिलेटेड, उस इंटरव्यू के लिए कह रहा हूँ कि उससे रिलेटेड पूरा बढ़िया से प्रोविजन को समझ के लीजिए। अब जैसे जो सिविल जज के लिए जा रहे हैं, तो सिविल जज के लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई करता था, या मैं साथ में कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन देता था, आप ऐसा बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करते हैं ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते तो किस फील्ड में करते हैं, आप अपने जो सिविल जज के लिए जा रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं फैमिली लॉ के मैटर पर प्रैक्टिस करता था। अब फैमिली लॉ में आपने ले लिया हिंदू लॉ, अब चलिए डिवोर्स का मैटर, तो उसमें कितना स्कोप है पूछने के, कितना क्वेश्चन बन पाएगा। ये सब ट्रिक होता है, इसको बोलते हैं ट्रिक। कितना भी सामने वाला पूछने वाला बैठा हुआ है, तो आपने पहले ही उसको बता दिया सर मैं तो प्रैक्टिस ही करता था मैट्रिमोनियल मैटर पर। तो क्या आप पूछेंगे मैट्रिमोनियल में, डिवोर्स क्या होता है, डिवोर्स का ग्राउंड क्या होता है, मैरिज क्या होता है, यही तो पूछेंगे आपसे। तो एक छोटा सा बेयर एक्ट तो आप पढ़ सकते हैं ना सर, हिंदू लॉ का, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ ही सकते हैं, हिंदू सक्सेशन पढ़ ही सकते हैं मोस्टली। आपने अपने आप को क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया। अगर आप बोलते हैं कि मैं बेल कराता हूँ, तो बेल कराते हैं तो फिर सीआरपीसी का प्रोसीजर बताइए पूरा उनको, जो पूछेंगे वो पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट को पकड़िए और बाकी पर थोड़ा रैंडम, उसको बोलते हैं ना 80-20 प्रिंसिपल, वही चीज यहाँ पर आपको करना है। 20% आपको एकदम पकड़ के चलना है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, या जो भी अपना सिलेबस है ना उसमें 20% सिलेबस को पकड़िए। आई मीन टू से, मैं आपको अगर सीधे मुद्दे पे लेके आऊं, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद में आता हूँ।
ये शायद हैंग कर गया। देखिए मैं आपका जो अपना सिलेबस है ना एग्जाम का, उसका कम से कम 20% सब्जेक्ट पर पकड़ बना लीजिए। 20%, ज्यादा नहीं, और कुछ नहीं। लेट मी शो यू। सी, आपका जो भी सिलेबस है, मान लीजिए पूरे सिलेबस में आपका 20% आपका कुछ भी, इसमें प्रोसीजरल पक्का रखिए। सीजे के लिए भी बोल रहा हूँ, सीजे के इंटरव्यू में लोग फंसते हैं। मेरे यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे लड़के, एकदम टॉपर टाइप के लड़के, जाके इंटरव्यू में फंस के बर्बाद होते हैं। इसलिए नहीं कि वो नर्वस होते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं। और उस समय क्या होता है कि सिविल जज की जो तैयारी करते हैं वो काफी यंग एज वाले होते हैं, 27, 25, 30 इस टाइप के एज के होते हैं, और उनके अंदर थोड़ा सा और उबाल रहता है, यंग जनरेशन वाला। उसमें बोलने का कुछ बोल देंगे, कुछ पूछ लेंगे क्या भैया आप क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर यूपीएससी की एग्जाम दे के आए। भैया यूपीएससी दे ही रहे हो तो यहाँ सिविल जज बनने क्यों आए हो? ऐसे ऐसे हम लोगों के यहाँ के कुछ कैंडिडेट्स ने बेवकूफ़ी करी। मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। उसको सिखा के पढ़ा के, कुछ लोग होते हैं ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, उनको तोते की तरह सिखा के भेजा गया कि भाई आपने ये बोलना है, इतना ही बोलना है, ऐसे बोलना है। नहीं, मेरे को तो ये बोलना है। मैं सर झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच नहीं। भाई नौकरी करनी है या सच बोलना है? झूठ बोलना है कि सच बोलना, वो आप डिसाइड करो कि जॉब लेना है। आप दे रहे हो यूपीएससी, तो मैं तो किसी का हाथ पकड़ के नहीं बोल सकता ना सर कि यूपीएससी मत दो। यूपीएससी दे रहे हो दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जा रहे हो जज बनने के लिए, तो वो तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप जज के लायक हो कि नहीं। वो थोड़े करेंगे सिविल सर्वेंट बनने आओगे। उनको उनको क्या चाहिए? आपको जज की कुर्सी के लोग चाहिए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लोग चाहिए। और वो आप जाके बता रहे हो कि मैं तो सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ, या सिविल सर्वेंट को मैंने प्रीलिम्स निकाला है। और बहुत चौड़े होके बोलते हैं सर मैंने मेंस निकाला हुआ है, मेरा इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग सर बोलेंगे एक चीज सर और बताइए, इंटरव्यू हो गया है, मैं तो अभी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। मैं आप तो आई पैर सर, पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए, मैं कुछ कह रहा मैं कह रहा हूँ जैसे सर बैकग्राउंड का भी कोई उनमें वहाँ पे कोई सच को पड़ता है। जैसे मैंने एमबीए किया था सर, हूँ। उसको डिस्क्लोजर में डालना है या नहीं डालना है सर? कैसे मैं जैसे सर एमबीए किया है तो आपने तो अपना क्वालिफिकेशन तो लिखेंगे, उसको तो आप छिपा नहीं सकते। तो उससे भी पूछ सकते हैं कि आपने पिछले जो पिछला आपका टेन्योर था उसमें आप क्या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, नहीं ऐसे भी उनकी, पूछ हाँ सकते हैं। जैसे अब आप लोगों ने बोला ना, तो मैं यहाँ पर एक और कॉमन चीज, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वालिफिकेशन में जो भी, सपोज मान लिया आपने एमबीए किया है, तो पूछ सकते हैं एमबीए से कि आपने एमबीए करके यहाँ जुडिशरी करने का क्यों मन बनाया, आप क्यों जुडिशरी में आना चाहते हैं, क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ क्यों किया। तो अब थोड़े ये बताते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जॉब के चक्कर में करते हैं, राइट और रॉन्ग। मेरे बहुत सारे जी ऐसे सर। स्टूडेंट, मेरे सारे बहुत सारे ऐसे दोस्त वगैरह थे, उन्होंने पहले लॉ करा, फिर जाके बाहर से अब्रॉड से जाके उन्होंने एमबीए किया, अब अच्छी सी नौकरी लग गई। अब उनको जुडिशरी से नहीं मतलब, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ करके एमबीए करके फिर जुडिशरी में चले गए। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो खैर, मैंने तो सर वैसे ही कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया था सर, ये हाँ डिस्टेंस बिल्कुल एजुकेशन से। बिल्कुल। तो ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये भी बहुत जगहों पर देखा गया है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपने एमबीए किया है तो आप, जैसे अभी बहुत से लोग होते हैं कि बहुत सारी क्वालिफिकेशन, तो आप बोलिए सर मेरा सर इसी में मेरा जो कहते हैं ना, मेरा जो टारगेट था और मैं जो कुछ कर पाता हूँ, मैंने तो डिग्रियां ली है सर, ऑफ कोर्स मैंने एमबीए का डिग्री लिया, बट दैट वाज नॉट माय चॉइस। मेरा तो एक ही सर चॉइस था, फर्स्ट एंड द लास्ट, कि मेरे को जुडिशियल सर्विस में जाना है। इसलिए नहीं कि बिल्कुल देश सर। सेवा करना है, नहीं। आई थिंक कि मैं अपने टैलेंट के साथ पूरा जस्टिस कर सकता हूँ देश सेवा करने के लिए। फिर अगर आपने बोल दिया देश सेवा, तो मिलिट्री में चले जाओ भाई, उधर चले जाओ। हर कोई तो देश ही सेवा कर रहा है, टीचर भी देश सेवा कर रहा है, मिलिट्री वाला देश सेवा कर रहा है, राजनेता जो है पॉलिटिशियन वो भी देश ही सेवा करते हैं सिविल की। तो आप जज बन के कमिटमेंट, क्या, हाँ जज बन कमिटमेंट। के आप कौन सा देश सेवा करने वाले हैं? जी सर। तो जो सच्ची बात है वो बोलिए कि सर मेरे लिए तो यही है, और मैं इसी काम में परफेक्ट हूँ, और मैं ये काम बहुत अच्छे परफेक्शन से कर सकता हूँ। दिस इज द ओनली जॉब, दिस इज द ओनली वर्क विच आई डू इन द वेरी बेस्ट मैनर। और मैं इसी के लिए बना ही हूँ सर, मुझे ये फील होता है, इसीलिए मैंने सर इस फील्ड को चुना है। इसलिए नहीं कि मुझे मेरी मम्मी का सपना था, मेरी वाइफ का सपना था, होगा सपना, मैं थोड़े कह रहा हूँ कि नहीं है। उनको ही जी पता कि किसी का सपना होगा, या इसका पैसे का दिक्कत होगा, या नौकरी ज्वाइन करनी हो, कुछ तो उनको पता है, लेकिन उनको ये बोलना नहीं है आपको। जी जी। ये सब चीजें कभी इमोशन में कभी भी मत बहिए, कभी भी नहीं, कभी भी ओवरवेम नहीं। बोलते हैं सर उसको। हाँ, तो इमोशन में कभी भी नहीं। वो इमोशन करेंगे, इमोशनल बोले, बहुत अच्छे से बोलेंगे, आप पूरे ऑनेस्टी के साथ आंसर दीजिए। अगर आप जैसे आपको बोल दिया पूरे ऑनेस्टी के साथ आंसर दीजिए, तो एक्चुअली अभी तो हम लोगों का जो अलग इशू है, लेकिन जब आप वहां ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, वहां पर अगर बोल दिया पूरे ऑनेस्टी के साथ, तो अगर आपने तुरंत, आपका जो ना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा तुरंत। आपको फेशियल एक्सप्रेशन रीड करने लगे कि अच्छा, अब जैसे बोले ऑनेस्टी के साथ,
तो आपके फेस पे ना कुछ अलग सी चमक दिखने लगी, तो समझ जाएंगे अच्छा इसका मतलब पहले झूठ बोल रहा था अब सच बोलने लगा है। वो चीज आने लगती। तो नहीं, ये बोले कि सर मैं तो शुरू से ही ऑनेस्टी के साथ बात कर रहा हूँ सर, अब इसमें कहाँ डिसऑनेस्टी डिसलॉयल्टी की तो बात ही नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट के साथ हुआ है, इसीलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। और कोई कैंडिडेट नहीं बताता है निगेटिविटी, कोई निगेटिव नहीं बताएगा। सब कहेगा यार मैंने तो बहुत अच्छे से दिया, मैं तो 20 को 20 क्वेश्चन के जवाब दिए, मेरे तो सीटिंग चल रही थी, लोगों ने मेरे को लिया नहीं। ऐसे लोग बोलेंगे, अपनी कमी नहीं बताएंगे कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती करी। वो आके क्या करते हैं, पीछे से डिस्कस करेंगे अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, ऐसे जाकर डिस्कस करते हैं कि सर ये वाला का आंसर मैंने ऐसे दिया तो यहाँ पर कहाँ गलती हो गई। जैसे आप लोग बात करते हो, ये होता है प्रैक्टिकल में। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। हाँ, तो आप लोग ना मेंस का ठीक है, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, और लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबने जितने भी ट्राई किया बहुत अच्छा, नाइस ट्राई है। बस धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आपका ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आप लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। सर और आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे सर? क्या सर? सिविल जज के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सर कैसे करेंगे? सिविल जज के लिए तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग थोड़े है सर, जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो वहां पर है। एडीजे सिविल जज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क ये है कि एडीजे का जो क्वेश्चन होता है उसका नंबरिंग अलग होगा, मार्क्स अलग होंगे, और उसमें जो पैटर्न होता है ना सर वो थोड़ा अलग होता है, पैटर्न थोड़ा अलग होता है। सिविल जज में आपका थोड़ा सा हल्का पैटर्न होता है, और वो भी चेंज हो जाता है थोड़ा, स्टेट बाई स्टेट वेरी करता है। अब अगर कोई बिहार का एग्जाम देने जा रहा है, वहां दिल्ली वाला पैटर्न लिख के आएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होना, मैं पहले ही बोल देता हूँ पहले। किसी को बुरा लगे तो भी ठीक है, अच्छा लगे तो भी ठीक है। आप दिल्ली वाला पैटर्न अगर जाकर के लिख दोगे बिहार जुडिशरी में, नहीं सिलेक्शन होगा। आप झारखंड में लिख के आओगे, नहीं सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उनको सब ऊपर से जाने वाला है। दिल्ली वाला पैटर्न डालो ही नहीं, सबसे सीधी सी बात, मुद्दे की बात। हमारे तो वही लॉन्ग सामने वाले टर्म को जो समझ में आता है वो आपको देना है ना। अब जो कॉलेज में, हाँ बोलिए सर, हमारे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स का आता है। हाँ देखा है मैंने, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ये आपका 25 मार्क्स का आएगा। इसी में आएगा ए, इसमें आएगा बी, इसमें आएगा हाँ जी, सी, और ये हाँ हो जी, गया 8 मार्क्स का, ये हो गया 8 मार्क्स का, 8 8 16 और 9 25, ये हो गया 25 मार्क्स। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, राइट? हाँ जी सर। हाँ, जी सर। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका। तो ये आपको, इसलिए तो मैंने बोला कि 8 मार्क्स से क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको छोड़िए, इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, इस पर। इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकालिए, पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल लीजिए, और साथ के क्वेश्चन। एग्जाम निकालना एक ट्रिक है, जो मैं आपको सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट देता हूं, वो आपको इंटरव्यू में काम करेगा। क्योंकि आप ट्रिक से मेंस निकाल सकते हैं, कभी कभी किस्मत से भी निकल जाता है। इतने लोगों को पता ही नहीं यार मैंने मेंस कैसे लिख दिया, पता ही नहीं। अगर मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलता हूं कि हम लोगों के, आप लोगों के टाइम पे भी होगा, एक प्लीडिंग का सब्जेक्ट होता है, प्लीडिंग कन्विंसिंग का सब्जेक्ट होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, होता है या नहीं होता है? प्लीडिंग कन्वेंशन, हाँ होता है ना। तो हाँ वो जी सर। मैंने क्या लिखा था मुझे भी नहीं पता, आज तक नहीं, आज तक नहीं मुझे पता, लेकिन नंबर अच्छे थे, आज तक नहीं मुझे पता लिटरली। मैं तो इतना डर गया था भाई कि एग्जाम देने के बाद कि मैं तो लगता है पक्का फेल कर जाऊंगा, डर के मारे। वहां पर महाराष्ट्र पुणे में दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर है, आपने गणेश भगवान का, मैं वहां शाम के चला गया डर के मारे कि भाई कुछ तो होगा। अब जो ह्यूमन टेंडेंसी है मैं आपसे ओपनली शेयर कर रहा हूँ, जो होता है लोगों के साथ, वो मेरे साथ भी हुआ। मैं भी ह्यूमन बींग, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं बाहर से तो आया नहीं हूँ। तो एक स्टूडेंट ऊपर से एक डरा हुआ, अब डरा हुआ चला गया दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर पे, जाके बैठ गया। भाई बोला यार ऐसे ऐसे हो गया, जो होता है नॉर्मली, जाके ऐसा किया। वहां बहुत मान्यता है उनकी, उन मंदिर की, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और लकली लकली जब नंबर आया तो क्लास में सेकंड नंबर पे था। अच्छी बात है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं मैं, पूरे उसके ओवरऑल की नहीं बात कर रहा हूं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितना नंबर चाहिए था उसमें सेकंड नंबर था। आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से लिखा, क्या लिखा, आई रियली डोंट नो। तो इसको मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद हो, ट्रिक हो, वट एवर इट में भी, पास कर गया मैं, दैट्स द पॉइंट। तो हो सकता है कि मेंस सर आप पास कर जाएं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में रिस्क क्यों लेना, सारी मेहनत खराब हो जाती है उसमें। ये मेरे कहने का मतलब, प्रीलिम्स में ट्रिक लग सकता है, मेंस में ट्रिक लग सकता है, इंटरव्यू में रिस्क नहीं लेना है। इंटरव्यू में कोई रिस्क नहीं लेना है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, तो आई होप सो कि किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी मुद्दे पर। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं, आगे का सेशन शुरू करते हैं, और फिर आप लोगों को फिर क्वेश्चन दूंगा मैं, डोंट वरी।
उसको भी थोड़ा आप लोग, और ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो लिख के दोबारा भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से देख लूंगा, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप में से जितने लोग भी भेजेंगे, अब टाइम अपना लीजिए, टेक योर ओन टाइम। कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आप लोगों को 2 घंटे में बांधना सही नहीं होगा, तो 24 आवर्स का टाइम कम से कम है। मतलब अगर आज आपको क्वेश्चन मिलता है, आज 10th फरवरी है, तो आप 11 फरवरी तक आराम से भेजिए, कल तक भेजिए, एक दिन के बाद ही सेशन डिस्कस करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी इस स्टेज पर अगर मैं आपको बोलूँ 5 घंटे बना के दीजिए तो दैट इज नॉट ओके, वो जस्टिफिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप आराम से उस पर पढ़िए, रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन देखिए, और उसी क्वेश्चन को जो मैंने दिया है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करके लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि भेजना चाहिए तो बना के भेजिए, मैं जरूर चेक करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, और आपको खुद लगेगा कि नहीं मैंने कुछ उसमें अलग किया है, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी आपको लगता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग लास्ट सेशन में कहां पर थे, मैं इसका फ्रेश रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ।